सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग जिनको अमीर बनना होता है? स्किल सेट इज समथिंग विच इज डेवलप्ड ऑन योर कोर पर्सनैलिटी। आप एक मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते, आप एक मछली को सिर्फ बेहतर तैरना सिखा सकते। ये जिंजी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिस ब्यूटीफुल टर्म कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। उसका रूट कॉज मेरे हिसाब से दैट इज आई फील कंपैरिजन। पहले पीपल यूज्ड टू क्लिक फोटोज व्हाइल दे ट्रैवल, नाउ पीपल ट्रैवल टू ब्लडी क्लिक फोटोज। पीपल शुड नॉट कंपेयर, पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड। इंडियन ऑडियंस की, इंडियन जो क्लाइमेट होता है उसके लिए किस टाइप के परफ्यूम यूज करने चाहिए? परफ्यूम लगाने का सही तरीका ये है, तो चल एक मॉक इंटरव्यू कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो यार बेला वीटा 2018 में स्टार्ट करी थी ब्रो, एंड यू नो बेला वीटा स्टार्टेड एज अ स्किन केयर कंपनी। इट वाजंट अ परफ्यूम कंपनी। स्किन केयर से स्टार्ट किया था, स्किन केयर बढ़िया चल रहा था हमारा। 2021 तक स्किन केयर बेचा, इनफैक्ट 20 एंड तक। एंड 2021 में परफ्यूम की अपॉर्चुनिटी हमारे को मिली, वेयर आफ्टर द फंडिंग हैपेंड, वेयर वी सॉ दैट परफ्यूम इज अ ग्रेट मार्केट टू क्रैक। फर्क बस इतना था कि परफ्यूम वाज अ $3 billion मार्केट एज कंपेयर टू स्किन केयर जो $30 billion मार्केट है। तो सोच, परफ्यूम की मार्केट उससे सिर्फ 10% बढ़ी थी। बट एक वहां पे अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखी कि यार एक इतनी बड़ी मार्केट का हम लोग लीड करते हैं ना, दैट इज बिकम द बेस्ट इन अ स्मॉलर मार्केट देन बीइंग अ कंपेटिटर इन अ बिगर मार्केट, राइट, विद लॉट ऑफ पीपल। दैट्स हाउ बेला वीटा गॉट क्रिएटेड यार, एंड इट वाज ओनली अबाउट फाइंडिंग द राइट पीएमएफ। एक बार ये प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आयुष, करेक्ट। हाँ, बट आपको क्या लगता है परफ्यूम में आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी है? बिकॉज परफ्यूम तो पहले ही बहुत सारे थे, 500 से लेके 5000 50,000 के भी आते हैं। 500 वाले नहीं थे। तो परफ्यूम में क्या था, या तो छोटे ब्रांड्स थे, छोटे नहीं फेमस ब्रांड थे कि प्राइस पॉइंट बहुत छोटा था, या फिर बहुत लग्जूरियस थे जो 1500 2000 से शुरू होते थे। तो हमने अपॉर्चुनिटी ये देखी कि यार व्हेन वी सॉ कि परफ्यूम का प्राइस कितना है, जितने का वो बनता है, वी रियलाइज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव टू मेक। एंड लोगों को परफ्यूम लगता था बहुत लग्जूरियस है, तो लोग खरीदते नहीं थे। तो सेम स्ट्रैटेजी कि जो चीज सस्ती बनती है या इतनी महंगी नहीं बनती, उसको थोड़ा सा मार्कअप लेके मार्केट में दो, सो दैट एवरीवन कैन एक्सपीरियंस दैट लग्जरी। और वही हमने किया यार, एंड दैट्स हाउ द मार्केट गॉट क्रैक्ड। ठीक है। अब थोड़ा एक टर्न लेते हैं टुवर्ड्स टीम बिल्डिंग। मुझे याद है मेरी आपसे बात हुई थी, आई थिंक 1 महीने हो गए होंगे इस बात को, एंड मैंने आपको पूछा था कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, वी वर डिस्कसिंग समथिंग, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, एंड आपने मुझे बोला था कि इसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई हायर द राइट पीपल हु आर एक्सपर्ट्स एंड देन आई लेट देम डू दैट जॉब। एंड मेरे कान में वो अभी तक के गूंज रही है। उसके बाद से मैंने अपनी एचआर टीम से बात करी, बोला कि मुझे ऐसे लोग लाके दो इस पर्टिकुलर रोल्स में जहाँ मुझे हर दिन नहीं पढ़ना पड़ा, हाई ओनरशिप हो। बट क्या फंड है आपका हायरिंग को लेकर? यार हायरिंग को लेके फंडा बहुत सिंपल है कि आप अपने से ज्यादा स्मार्ट लोग हायर करो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आई एम द बेस्ट एट एवरीथिंग, देन आई एम स्टूपिड। I cannot be the best at everything. An entrepreneur or a CEO can actually be a jack of many trades and kings of maybe one or two. मान लो मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा हूं और मैं परफ्यूम सिलेक्शन में बहुत अच्छा हूं, पर अब आप मुझसे पूछोगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मेरे को नहीं आती होगी। अब आप मुझसे पूछोगे लॉजिस्टिक्स, मेरे को नहीं आता होगा। आप पूछोगे मुझसे एचआर पॉलिसी बनाना, नहीं आता होगा। बहुत सारी चीज, अकाउंट्स, मेरे को अकाउंट्स का ए भी नहीं समझ आता। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां मैं अच्छा नहीं हूं। अब उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप बेस्ट लोग लेके आओ, उनको इंटरव्यू करो अच्छे से और उनको उनके काम पे छोड़ दो। आपका काम सिर्फ एक है कि आपके जो बेस्ट लोग अपने अपने डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उनको वो डिपार्टमेंट चलाने दो, उन पे विश्वास रखो, ट्रस्ट बट वेरीफाई। उनको ट्रस्ट करो और बीच बीच में रिव्यू लेके वेरीफाई करते रहो और उन सबको खुश रखो। आपका काम सिर्फ एक फैमिली बना के उस फैमिली को खुश रखना है और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। और आपको लोग ऐसे लाने हैं जो आपके साथ और आपके बाकी लोगों के साथ फिट बैठे। तो कल्चर फिट बहुत जरूरी है। मेरी कंपनी में जब आप आओगे, मेरी जितनी भी कंपनीज हैं उनमें जब आप देखोगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी सिमिलर टू मी। बहुत देसी हैं, रिलैक्स्ड हैं, इजी गोइंग हैं, ऑन द फेस हैं। बाकी कंपनीज में देखोगे फाउंडर्स की छवि है उनकी एम्प्लॉइज में, उनकी टीम मेंबर्स में, और वो बहुत जरूरी है। आपको अपने फिट के हिसाब से लोग लेके आने हैं और एक्सपर्ट्स लेके आना है। आज हमारी कंपनीज एक्सपर्ट्स चलाते हैं, CXOs चलाते हैं, जिनके पास ESOPs भी हैं, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, जिनकी इंसेंटिव्स बहुत हाई हैं, और जो इसको एज एन एंटरप्रेन्योर ही चलाते हैं। कि आज अगर मैं 10 दिन के लिए घूमने भी चले जाऊं, पीछे से सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा होगा जैसे मैं उस डिपार्टमेंट को चला रहा हूँ। एक बुक भी है हु करके, उसमें मैंने पढ़ा था, मैं आपको उसके बारे में पूछना चाहूंगा। उसमें ऐसा होता है कि नो कंपनीज व्हाट टू डू और क्या करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, हु डज व्हाटएवर इज द मेन पार्ट, राइट। एंड उनका एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल प्रॉब्लम बट शेयर करूं तो ऐसा होता है कि रैंडम हायरिंग करता हूँ। लाइक मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कॉलेज पास आउट किया, मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, 3 साल हो गए हैं, एंड अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितनी गलत तरीके से हायरिंग करी है। आपने बताया कि आपने पोस्ट हायरिंग प्रोसेस बता दिया, एक बार आप मुझे
कैसे जज करते हो आप और किस टाइप का प्रोसेस होता है वो बताना. सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इंटरव्यू ले लिया, बस ऐसे ही 1 घंटे का लंबा कॉल खींच लूंगा, बोलूंगा बताओ अपने बारे में, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये वो क्या हॉबीज हैं, ऐसे कर दूंगा. फिर मुझे अगर डाउट होगा, अच्छा लग रहा होगा, बोलूंगा आप भी कॉल ले लो, फिर मैं दूसरे को बोलूंगा तू भी कॉल ले ले, तीनों बैठते तो वो हैं. गलत है. हाँ, तो चल एक मॉक इंटरव्यू कर लेते हैं. कर लेते हैं. मॉक इंटरव्यू कर लेते हैं. हाँ, वो ठीक मॉक इंटरव्यू आई थिंक ऑडियंस को तेरी एक लाइव सेशन पे मिल जाएगा कि इंटरव्यूज. ठीक है. सो लेट्स से आई एम इंटरव्यूइंग यू फॉर अ पोजीशन इन द कंपनी. तो पहले ये समझना तेरी एक्सपर्टीज क्या है, तेरे को किस चीज के लिए जॉब लेनी है, पहले ये बता, फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं. आज अगर तेरे को जॉब करनी हो हाँ. बेला वीटा में या किसी भी हाँ. कंपनी में, हाँ. तो किस डिपार्टमेंट में जॉब करना मार्केटिंग में है? आ जाऊंगा मैं. मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ जाएगा. हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो लेट्स से आई एम इंटरव्यूइंग यू फॉर द रोल ऑफ एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेड ठीक है. हमारी कंपनी में. ठीक ठीक है. है. स्टार्ट करते हैं. हाय आयुष, आई एम आकाश. यार दिस जॉब वेकेंसी इज फॉर द दिस जॉब रोल इज फॉर द हेड ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. करेक्ट. तो थोड़ा अपने बारे में बताओ यार कि व्हाई डू यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस रोल. So in the last 3.5 years I've done influencer marketing. जब influencer marketing लोगों को पता भी नहीं होता था, मैं तब से कर रहा हूँ. ब्रांड्स आके मैं बोलते थे क्रिएटर्स के साथ कुछ करना है, which is what influencer marketing was. So I know the right kind of patterns, I know the right type of creators which work. मुझे पता है क्रिएटर को कैसे जज करना है, क्या प्राइसिंग होती है, क्या टाइप की मैसेजिंग डालनी है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मैसेज चलती है. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ब्रांड को लगता है बड़ा क्रिएटर है तो काम करते रिजल्ट आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट अबाउट द क्रिएटर बट द ऑडियंस. सो लास्ट 3 years में अक्रॉस ब्रांड जितने लोगों के साथ काम किया है, सो आई नो व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क, एंड दैट इज व्हाट आई कैन ब्रिंग ऑन द टेबल. तो आपके पैसे ही बहुत बचेंगे. अदरवाइज यू कैन गेट अनदर गाय जो वो गलतियां करेगा, सीखेगा, फिर ग्रो करेगा. आपको वो बना बनाया मिल रहा है. और आप मुझे 2 मिनट में ये बताओ कि आप बेला वीटा और मेरे बारे में क्या जानते हो, आप यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हो. यहाँ पे मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि एक तो मुझे आपकी एनर्जी और वाइब बहुत पसंद है. सो फर्स्टली बिफोर द कंपनी द फाउंडर एंड द मैनेजर मैटर्स अ लॉट. आई थिंक आई वॉज समवन हु वॉज इंट्रोवर्ट, नाउ आई एम एन एम्बिवर्ट एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रोवर्ट. एंड मुझे लगता है सेल्स, कॉन्फिडेंस और जो आपकी मेंटालिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे वो सीखनी है. सो आई थिंक वो मैं आपसे क्रिस क्रॉस करूँगा. एंड एज यू से कल्चर फिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक आई वुड बी अ कल्चर फिट, लाइक नॉट ओनली मी बट लाइक यू वुड ऑल्सो बी समथिंग हु वुड आई वुड नीड. And Bella Vita, I think I wouldn't honestly say that I'm very passionate about D2C, but I think it's the right at the end fundamental marketing मुझे करनी है. So it will be a good challenge for me to get into an industry जहाँ मुझे बहुत experience नहीं है, मुझे भी learn करने को मिलेगा, but honestly इतना मुझे Bella Vita के बारे में. और मुझे बस एक लास्ट में एक चीज बताओ कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट बताओ जो आप इस कंपनी में आके करोगे. टैंजिबल इंटैंजिबल डजंट मैटर. एक ऐसी चीज कि यार मैं अगर मेरे को अगर ये मौका दिया जाए तो मैं ये कर दूंगा जिससे हम सबको ये फायदा होगा. कुछ ऐसा है आपके दिमाग में आयुष? आई थिंक प्रीमियम जाना चाहूँगा. आई थिंक अभी तक के PMF और वर्ड ऑफ माउथ के दम पे हमने काफ़ी स्केल कर लिया है. नथिंग लाइक दैट. बहुत सारे ब्रांड्स पैसा फूकते हैं उसके बाद भी PMF लेके नहीं आ पाते हैं. आपने हार्ड पार्ट ऑलरेडी कर लिया है. सो आई थिंक अब मुझे एक्चुअली ईजी काम करना है, विच इज जस्ट स्पेंडिंग मनी इन द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम विद द राइट मैसेजिंग. एंड आई वुड वॉन्ट टू टेक बेला वीटा एज अ ब्रांड ग्लोबली नोन हुए, या एक सब ब्रांड लॉन्च कर दूँ. अगर बेला वीटा ऑलरेडी बहुत ब्रॉड हो गया है, एक सब ब्रांड उसके अंदर निकाल के उसको नीश करें कि 5 साल बाद लोग बोलें कि दिल्ली से एक ये परफ्यूम ब्रांड पेरिस में यूज हो रहा है, उल्टा कि पेरिस में इंडिया में यूज हो रहा है. मैं आपको आज इंटरव्यू वाला दिन ये क्लियर कर रहा हूँ कि यार आप जो बोल रहे हो कि आप कर सकते हो, और मैंने आपको अपनी एक्सपेक्टेशन भी दे दी है. अगर आपको लगता है आप ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाओगे तो प्लीज ज्वाइन कर लेना. पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप नहीं कर पाओगे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू टू लीव. उसके बाद रोना मत कि जॉब सिक्योरिटी है वो सब कुछ, बिकॉज हमारी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है एंड हमें सही लोग सही जगह पे चाहिए. तो इसलिए तभी ज्वाइन करना अगर आप इस चीज में कॉन्फिडेंट हो कि आप डिलीवर कर पाओगे. और अगर डिलीवर नहीं कर पाए एंड आई आस्क यू टू लीव, देन ऑल्सो यू शुड बी ओके विद इट. अगर ये है भाई तो कल से आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ये लास्ट वाला का भी इंटेंस है. सो दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी आयुष. लास्ट वाला एक्चुअली बहुत इंटेंस है, बिकॉज आप जब सामने वाले को बॉल इज इन हिज कोर्ट कि बॉस वी आर एन एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, मुझे मेरी तरह के लोग चाहिए. आज अगर मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग हेड हायर करना हो बेला वीटा के लिए, तो मैं बेला वीटा की कंपीटिंग कंपनी का नंबर 2 ढूंढूंगा जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हेड से एक स्टेप नीचे होगा, क्योंकि जिसका एम्बिशन है, क्योंकि उसको वहां तो कभी जॉब मिल नहीं पाएगी इतनी आसानी से. उसके बॉस को इनसिक्योरिटी होगी. तो माइट एज वेल कि तुम यहाँ आके ये चीज कर लो यार. तो किसी और का सू शेफ आपके रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन सकता है. मेरे को आपसे सवाल करना था. एक स्टोरी ऐसे एप्पल वर्सेस बोइंग द एयरलाइंस. एप्पल इज अ वेरी प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी. उनका वो जब स्टीव जॉब चलाते थे तब उनका मुझे याद है, आपने भी सुना ही होगा, he was giving a speech about a new iPhone launch. He took out the iPhone from his phone, वो गिर जाता है, उनका स्क्रीन टूट जाता है. तो
वो इमीडिएटली लॉन्च कैंसिल कर देते हैं, वो टिम कुक को बोलते हैं भाई ये स्क्रीन टूट गई है, ऐसा शिट मैं शिप नहीं करूंगा, लाइक आई वांट शिप to my customers, and this was like 2-3 months before the iPhone launch was there. टिम भाई जाते हैं, ढूंढते हैं पूरे चाइना में, फिर वो गोरिल्ला ग्लास का वहां से आता है, and then वो सारे नुकसान, like big loss, like at that moment he like एक unexpected cost लेते हैं, and then he replaces the product, and today iPhone is what iPhone is. And then we have a Boeing company which right now if you know हर दूसरे महीने छठवें महीने कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्रैश हो रहे हैं वगैरह वगैरह, which is a big deal. एंड उस पर केस स्टडी मैंने पढ़ी थी, गणेश ने बनाई थी थिंक स्कूल ने, बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, जिसमें उसने बताया था कि वो प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी थी एप्पल की, जैसे लास्ट 20 ईयर्स में इन्होंने एक दूसरी कंपनी को खरीदा था और वहाँ के बंदे को सीईओ बना दिया था, एंड द डीएनए ऑफ दिस गाय वाज बिजनेस पैसा. तो इसने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया इनोवेशन को विथ लाइक बिजनेस, स्टॉक मार्केट, वो ये वो फलाना, एंड आज आप देख रहे हो कि बोइंग क्रैश हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट फोकस नहीं है. एयरबस इज टेकिंग लाइक ओवर बोइंग, एंड बोइंग बहुत ही अलग लेवल पे आगे था. उनका $2 बिलियन का रेवेन्यू था 2000 में, कुछ उन्होंने $1 बिलियन R&D में रीइन्वेस्ट कर दिया था. सो फ्रॉम दैट टू दिस टुडे, राइट? सो दिस टेल्स यू देयर इज अ इम्पैक्ट ड्रिवन मनी मेकिंग मोटिव. एक होता है बस पैसे के लिए पैसे कमाना है, गलत कुछ नहीं है, बट आइडली कैसा मकसद होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में लोगों का पैसे से पैसे कमाना तो लाइक पैसे कमाना है पैसे के लिए, बट उसमें भी थोड़ा सा आई थिंक शेडी हो जाते हैं कभी कभी, लाइक जबरदस्ती यार मोटिव नहीं होता है. एक ना हिंदी में सेइंग है कि चोरी का माल बोरी में. ओके, व्हाट दैट मीन्स इज कि आप अगर गलत तरीके से पैसे कमाओगे या अगर आप कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा के पैसे कमाओगे, तो आप जो कमाई कर रहे हो वो वैसे भी किसी गलत तरीके में चली जाएगी. आपका कहीं और नुकसान हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो इसीलिए जो भी लोग शॉर्टकट लेना चाहेंगे ना पैसे कमाने के, उसमें वो एंड ऑफ द नुकसान ही होगा. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट द डीएनए. तो योर क्वेश्चन इज कि पैसे कमाने के लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरे को कैसे समझाऊं कि अगर आप विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो. बेला वीटा का एग्जांपल लेते हैं. हमारी प्राइसिंग बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है, इसलिए कंपटीशन भी बहुत सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि इतने वॉल्यूम्स में इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाना इतने प्राइस पॉइंट पे इतना आसान नहीं है जी. तो पीछे हम जब इंटरव्यूज दे रहे थे अपने सीनियर मैनेजमेंट के लिए, तो एक डिस्कशन निकल के आया कि यार चलो बेला वीटा की प्राइसिंग, बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी आई हमारे पास कि यार आप बेला वीटा की प्राइसिंग बढ़ा दो, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो कम है ही, और अब आप प्राइसिंग और बढ़ा दो, आपके प्रॉफिट्स डबल हो सकते हैं. बहुत लंबी हमारी कॉन्वर्सेशन चली एंड आई लैश्ड आउट इंक्लूडिंग ऑल द पार्टनर्स कि यार नहीं, हम प्राइसिंग नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि एवरीवन शुड स्मेल अमेजिंग. तो अगर हमने भी प्राइसिंग बढ़ा दी, हम में और किसी और में फर्क क्या रहा, राइट? अगर हम ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, सबके घर चल रहे हैं, सब लोग खुश हैं, तो यार इसके बाद और पैसे कमाने से कोई फायदा नहीं होगा. लालच नेवर एंड्स, राइट? सो दैट्स व्हाई जब आप कहते हो कि इंडिया में लोगों को अमीर बनना है या लोगों को पैसे कमाने हैं, तो बहुत जरूरी है ये जानना कि मुझे पैसे कितने कमाने हैं, या मेरा मिनिमम महीने का टेक होम या कंपनी का मिनिमम कितना होना चाहिए. अगर वो हो रहा है और उसमें आपकी नीड्स एंड वांट्स, लग्जरीज और बेसिक्स पूरे हो रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू यू नो कंज्यूमर को और चेपी लगाओ या फिर कट कॉर्नर्स करो. देन कंज्यूमर को भी खुश रहने दो, आप भी खुश रहो, एम्प्लॉयज को भी अच्छे से खुश रखो. एवरीवन शुड बी हैप्पी. दैट्स माय बिलीफ. आपको लगता है कि जल्दबाजी इतनी है आज की, लाइक मेरी जनरेशन में, इनफैक्ट आज की क्या बोल रहा हूँ मैं, जनजी में, कि पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में वो राइट बाय द कस्टमर भूल जाते हैं, जो भी जितना तो इसलिए तो कमा नहीं पाते ना यार. इसलिए अगर आप देखोगे कितने स्टार्टअप्स, कितने लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फटाफट से कस्टमर को फॉल्स प्रॉमिस करके चीजें बेचो और पैसे कमाओ. पर पहला एक्विजिशन तो वैसी लॉस मेकिंग होता है, दूसरी बारी कस्टमर वापस आता है नहीं, गाली और पड़ती है. तो इसलिए जो शॉर्टकट के चक्कर में लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वो पैसे कमा ही नहीं पाते. बट ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? नहीं, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है. ऑफ कोर्स ह्यूमन प्रॉब्लम है. सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एक्चुअली लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी नहीं आयुष. सबसे पहली थिंकिंग ये है कि लोग यही नहीं सोचते कि हमें पैसे कितने कमाने हैं. इंसान को सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे को महीने का ₹1,00,000 प्रॉफिट चाहिए, 10 लाख चाहिए या करोड़ रुपए चाहिए. जब तक इंसान को वो क्लैरिटी नहीं है कि यार मैं बेसिक नीड्स कितने में पूरी कर सकता हूं, तब तक वो एक ढंग का बिजनेस बना ही नहीं सकता. सो आई ऑलवेज वर्क इन द रिवर्स वे. यार मैं जो भी नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, बेला वीटा भी शुरू करी थी, तब भी मेरा एक रिवर्स वर्किंग थी कि मुझे महीने के इतने पैसे कमाने हैं जो मेरी जॉब की सैलरी को कॉम्पनसेट कर पाए. वो जब कॉम्पनसेट होना शुरू हो गया, आई वाज सैटिस्फाइड.
फिर आराम से स्केल किया, कोई भाग दौड़ नहीं थी। बट यू स्टक टू इट। मोस्ट पीपल वुड लाइक आगे कर देंगे वो था ना, मतलब मेरे को सिर्फ 1 करोड़ कमाने थे, अब 1 करोड़ हो गए तो 2 कमाने हैं, 2 हो गए तो 3 कमाने 1 करोड़ हो गया 2 करोड़ कमाओ ना यार, पर 2 करोड़ रुपए और कंज्यूमर्स बना के कमाओ और कंटेंट क्रिएट करके कमाओ, शॉर्टकट में मत कमाओ। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग जिनको अमीर बनना होता है? यार 2 गलतियां। पहली गलती, जिनको अमीर बनना है उनको पहले यही नहीं पता होता कि उनको कितना अमीर बनना है। उनको अमीर की डेफिनेशन नहीं पता। आई थिंक मेरे हर कॉन्वर्सेशन में, इंटरव्यू में मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ अमीरी पे, कि अमीरी की डेफिनेशन इज नॉट अमीरी की डेफिनेशन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? जिसका मतलब है कि आप जब चाहो, जहां चाहो, जो चाहो वो खरीद सकते हो अपनी हैसियत के हिसाब से, ओके? या जब चाहो जो करना चाहो वो कर सकते हो अपनी हैसियत के हिसाब से। अगर आपको एक शर्ट लेनी है तो आपकी जेब में 2 शर्ट लेने के पैसे होने चाहिए। अब वो अलग हो सकता है, मेरे लिए वो ज़ारा हो सकता है तेरे लिए वो ज़ूडियो हो सकता है, सामने वाले के लिए वो लुई विटॉन, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट आप अपनी हैसियत के हिसाब से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तब हो जब आपको जो चीज लेनी हो आपको उसके लिए सोचना ना पड़े। तो लोगों को पहली बात तो यही नहीं पता होता कि उनको पैसे कितने चाहिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, राइट? सही है। अपने जो पहला वाला पॉइंट भी बोला, उसमें भी आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट वाला भी एक पॉइंट है जो आप एक तरीके से बता रहे थे, विच इज कि मेरे पास 10,000 रुपये हो, मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं करोड़ रुपये हूँ, मैं 10 करोड़ का बंदा हूँ। अगर मैं 10 करोड़ का बंदा और 11 करोड़ खर्च कर रहा हूँ तब भी मैं गरीबी हूँ। उसका मतलब ही क्या है? एज योर इनकम इंक्रीजेस, अपनी एक्सपेक्टेशन, जो आपने बोला औकात, आपने दूसरा वर्ड क्या था? हैसियत के हिसाब से, वो हैसियत का डेफिनेशन इज व्हाट इज यू जस्टिफाई, उसके हिसाब से खर्चा करो। एब्सोल्युटली। वो बढ़ती रहेगी तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है। द आइडिया इज कि आप अगर अपना खर्चा कंट्रोल में रखो पर अपने शौक भी पूरे करो तो यू आर रिच। यस। लोग तंग कहां पे होते हैं कि लोग दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं। करेक्ट। क्यों दिखाना यार किसी को? आपके कपड़े देख के, मतलब आपका ब्रांड देख के, सॉरी, आपका ब्रांड देख के कोई आपको फालतू पैसे नहीं दे जाएगा या आपकी सैलरी नहीं बढ़ा देगा। आपकी बातें और आपका दिमाग आपको सही जगहों पे लेके जाता है, सही कमरों में सही लोगों के साथ बिठाता है। अगर आपको लगता है कि आपको उन लोगों के साथ बैठना है जो आपको गुची से या लुई विटॉन से जज करेंगे तो आप गलत कमरे में बैठे हो, ये बहुत जरूरी है। पर अगर आप उन लोगों के साथ बैठे हो जो आपको आपके कैलिबर, दिमाग और बातों के लिए आपके साथ बैठे हैं, तो आप सही जगह पे बैठे। मैं लाख रुपए के जूते पहनना नहीं पसंद करूंगा, उससे अच्छा मैं उन लाख रुपए से अपने पैरों को एक अच्छी डेस्टिनेशन घुमा के लेके आ जाऊं। मैं भी जब लोगों से मिलता हूँ या कोई इवेंट में जाता हूँ, मुझे ही बोलते हैं भाई पैसे कैसे कमाते हैं, बताओ हमें भी बता दो, मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्रिएटर कैसे बनते हैं। सबने सुन रखा है ब्रांड डील्स में इतने पैसे मिलते हैं। आपके हिसाब से अगर इंडिया में अमीर बनना है तो किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले अपन करते हैं किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, फिर अपन करते हैं स्किल्स, व्हाट आर द हाई वैल्यू स्किल्स ऑफ टुडे व्हिच पीपल कैन लेवरेज ऑन। यार मैं तेरे किसी क्वेश्चन से अग्री नहीं कर रहा, पहली बात, ठीक है? तूने पूछा कि इंडिया में पैसे कमाने के लिए कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन से स्किल सेट में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन ही गलत है। यू नो व्हाई? कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा स्किल सेट डज नॉट मैटर आयुष, ओके? एंड इंडिया ही नहीं, इंसान को, किसी को भी पैसे कमाने के लिए लाइफ में एक चीज करनी चाहिए, विच इज उसको काम नहीं करना चाहिए। ओके। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको काम करना बंद करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज काम? लोग काम और स्कूल को सेम दिमाग, पता है, एक मैंने स्टडी पढ़ रहा था कि बच्चों को जो इमोशन आता है स्कूल के लिए उठने से पहले और काम में जाने से पहले, वो इमोशन सेम होता है दिमाग में, वो ट्रिगर सेम है, क्योंकि आप दोनों चीजों को एंजॉय नहीं कर रहे। तो पैसे कमाने के लिए आपको काम नहीं करना, आपको अपना काम एंजॉय करना है। तो आप देखोगे कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली लविंग व्हाट दे डू। उनको अपना काम काम ही नहीं लगता। मेरे को मेरा काम काम नहीं लगता, तेरे को तेरा काम काम नहीं लगता। सही कह रहे हो, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो मजा आता है करने में। मैं उस दिन पीयूष के साथ बैठा हुआ था, लेंसकार्ट के जो फाउंडर हैं, उनकी स्टोरी सुन रहा था। उनको अपना काम काम ही नहीं लगता। उनको 24 घंटे आप स्पेक्स, इन सब की बातें करा लो, इनोवेशंस करा लो, ही इज हैप्पी डूइंग इट। मेरी कंपनी में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको अपना काम काम ही नहीं लगता। वो 12-12, 14-14 घंटे लगे रहेंगे, करते रहेंगे, दे आर हैविंग फन। हम लोग जितनी भी नई कंपनीज बना रहे हैं, आर मोटो इज सिंपल, दैट द जर्नी हैज टू बी फन, एंड मोर देन द जर्नी, द कंपनी इन दैट जर्नी हैज टू बी फन। कि आप किसके साथ वो जर्नी कर रहे हो, दैट हैज टू बी इवन बेटर।
तो आज आपको पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री, स्किल सेट सब बाद में सिलेक्ट करना, आप पहले ये सिलेक्ट करो कि आपको मजा क्या करने में आता है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन मजा आता ही नहीं है तो आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, आप अच्छा कंटेंट बना ही नहीं पाओगे। सही बात। तो आप भेड़ चाल में कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। सही बात। अगर आपको वर्कआउट में मजा नहीं आता, आप जिम नहीं जा सकते। अगर आपको कंप्यूटर के आगे बैठ के रिसर्च करने में मजा नहीं आता तो आप वो वाला जॉब कर नहीं सकते। तो आप पहले, आपको अगर रीडिंग का शौक है तो आप कंटेंट लिखने में आ जाओ, रिसर्च में आ जाओ। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने का शौक है तो आप बनो ना यार कंटेंट क्रिएटर। अगर आपको वीडियोस बनाने का शौक है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आपका दिमाग आड़े टेढ़े आइडियाज में चलता है तो आप मार्केटिंग में आ जाओ। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या करने में मजा आता है। प्लीज अंडरस्टैंड, स्किल सेट इज समथिंग विच इज डेवलप्ड ऑन योर कोर पर्सनैलिटी। आप एक मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते, आप एक मछली को सिर्फ बेहतर तैरना सिखा सकते हो। तो जिसकी जो पर्सनालिटी है, तो इसलिए हर इंसान को सबसे पहले अपना पर्सनालिटी एनालिसिस करवाना चाहिए, करना चाहिए। एक बार ही आपने अपना पर्सनालिटी एनालिसिस करा लिया और आपको समझ आ गया कि आपकी कोर स्ट्रेंथ या आप किस चीज में अच्छे हो, फिर आप उस पर वर्क करो। और इसका कराने का एक और तरीका बहुत अच्छा है। हाँ। आप अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछो कि यार आप मुझे मेरे बारे में मेरी 3 क्वालिटीज बताओ, या आप मुझे बताओ मुझे क्या लाइफ में काम करना चाहिए मेरी पर्सनालिटी देखते हुए। वही आपको जवाब दे देंगे, आप कोई से जवाब मिल जाएगा। मेरे को बचपन से लोग बोलते हैं कि तेरे को तो एडवर्टाइजिंग में होना चाहिए, और देख लो बेला वीटा का कोर स्किल सेट कंटेंट ही था शुरू में जी, तो हमने उसको वायरल किया। मेरे को आइडियाज बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए अब मैं स्टार्टअप्स बना रहा हूँ। आपको क्या अच्छा, आप बताओ आपकी बचपन में पर्सनालिटी क्या रही थी? मस्ती करता रहता है, लोगों से बात करता रहता है टाइम पर। तो आज क्या कर रहा है? इन अ वे यार ये मस्ती ही है भाई। ये हम जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ये बात ही तो है। सही कह रहे हो। तेरे को बातें करने के पैसे मिल रहे हैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग तेरा पॉडकास्ट पेड है, बट यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, यू आर मेकिंग रिलेशनशिप्स। आज तेरी में रिलेशनशिप बन रही है, कल को बिजनेस भी कुछ ना कुछ साथ करेंगे। बट आपको जो करने में मजा आता है, फोर्स नहीं लग रहा है, आपको फोर्स नहीं लग रहा ना। आज हम शाम को बैठ के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। आप मेरे को मेरी परफ्यूम फैक्ट्री में 6 महीने बिठा लो, नए नए परफ्यूम ट्राई कराते रहो, मेरे को मजा आता रहेगा, मेरे को वो काम ही नहीं लगेगा। तो लोगों को इंडस्ट्री नहीं, लोगों को अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनको क्या करना पसंद है। सो आई विल नेवर आंसर योर क्वेश्चन एज फॉर इंडस्ट्री। आई विल ऑलवेज से कि आप देखो कि आपको क्या करने में मजा आ रहा है, किक मिल रही है, और आप वो करो। अगर आपको सो के उठ के ऑफिस जाने में स्ट्रेस हो रहा है तो भाई साहब आज ही क्विट कर दो। तो हिम्मत भी होनी चाहिए ना, लोगों में हिम्मत नहीं होती। आ जाती है यार, 1-2 महीने का स्ट्रगल आता है, हिम्मत भी आ जाती है। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू एंजॉय टू डू, अपने आप सक्सीड कर जाओगे उसके अंदर। मैंने भी तो कई साल जॉब किया बिफोर आई कुड अफोर्ड टू सेव सम मनी एंड डू बेला वीटा। पर मैंने जॉब में आई वाज लकी इनफ कि मैं वो जॉब्स कर रहा था जो मेरे को पसंद थे। सेल्स था, मार्केटिंग था, एडवर्टाइजिंग था, तो मुझे वो पसंद थे। पर हाँ, अगर मजबूरी में करना पड़ता तो मैं करता, पर अगर मजबूरी में करता तो मैं उसको इतने अच्छे से करता कि मैं जल्द से जल्द पैसे जोड़ के वो करूं जो मुझे करना पसंद है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो लोग मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, वो उस मजबूरी से इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो उस मजबूरी को ही फिर अपनी लाइफ मान लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं कितनी जल्दी इस मजबूरी से बाहर निकलूं। आप ये सोचो, एक मूवी थी शॉशैंक रिडेम्पशन, देखिए, हाँ। ठीक है, द गाय ब्रेक्स आउट ऑफ जेल। आप सोचो कि आप अगर ऐसे जॉब में हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आप सोचो कि मैं जेल में हूं, ठीक है। अब आपको जेल से जल्द बाहर निकलना है, और आपको पता है आपको जेल से बाहर निकलने के लिए XYZ पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब लेट्स से वो पॉइंट्स आपको जेल में कुछ एक्टिविटी करने को मिलते हैं, लेट्स से पत्थर तोड़ने के लिए मिलते हैं। अब आपको पता है कि अगर आप दिन में 10 पत्थर तोड़ोगे तो आप 10 साल बाद निकलोगे, वर्सेस अगर आप दिन में 100 पत्थर तोड़ोगे तो हो सकता है आप 1 साल बाद निकल जाओ। तो आप क्या करोगे? दूसरा वाला 1 साल में 100 पत्थर में लग जाओगे। बहुत लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई नहीं यार 10 पत्थर ही तोड़ता हूँ, मेरे को मेहनत नहीं करनी। यही सेम चीज आप जॉब में एनालाइज या जॉब में लगाओ। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर जितने भी आप लोगों को मैं सराउंडिंग में देखो जो खुश नहीं दिखते, मुझे ये दिखते हैं कि वो लूप में फंसे हुए हैं। Correct. उनको बोलूंगा क्यों नहीं छोड़ता, क्यों नहीं कर लेता है, मतलब भाई पैसे अच्छे मिल रहे हैं। सो दे आर ओके विद लाइक द विशियस साइकिल ऑफ दैट कि आ रहे हैं गोल्डन केज जिसको बोलते हैं बहुत सारे। इनफैक्ट वही गोल्डन केज ही बोला, गोल्डन केज में फंसा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है, बट वो पैसे मिल रहे हैं तो मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, बट दैट्स नॉट वर्थ इट आई गेस इन द लॉन्ग रन। यार इसीलिए तो लोग बर्नआउट हो जाते हैं, इसलिए तो बीमारियां लग जाती हैं, इसलिए तो परेशान रहते हैं लोग। इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं सड़कों पे यार, हल्की सी गाड़ी टच हो जाए तो लोग उतर जाते हैं मारने पीटने के लिए।
तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है, हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे, कहीं ना कहीं तो निकालेंगे. एंड फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? बिकॉज दे आर एक्चुअली गेटिंग पेड टू डू समथिंग दे डोंट वांट टू डू. नाउ बिकॉज दे आर गेटिंग पेड, उन्होंने लाइबिलिटी ले ली है, गाड़ी पे ईएमआई ले ली है, घर पे ईएमआई ले ली है, खर्चे बढ़ा लिए हैं. खर्चे काटो, काम में थोड़ा आगे बढ़ो, और फिर जब इनफ पैसे इकट्ठे कर लो, फिर सोचो कि अब आपने लाइफ में क्या करना है. मेरे को बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है, ये सब फंडे आपने कहाँ से सीखे हैं? मतलब आपको एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है, आपको फेलियर बहुत कुछ सिखा देता है. प्लस जब आप इतने लोगों के साथ काम करते हो, जब इतना एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आप लोगों की गलतियां से सीखते हो. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, लाइफ में एक चीज जरूरी है कि आपको क्या बनना है ये पता हो ना पता हो डजंट मैटर. आपको क्या नहीं बनना ये पता होना बहुत जरूरी है. ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको क्या नहीं बनना, अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको क्या बनना है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा. फिर भी एक इंडस्ट्री तो आप बता दो कि किस में घुसना चाहिए हमें एज अ व्यूअर, जिसको एक्सपेरिमेंट ही करना हो कि कुछ तो करना है मुझे बिजनेस में. यार किस इंडस्ट्री में घुसना चाहिए ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, बट किस तरह से घुसना चाहिए मैं ये समझा सकता हूँ. ठीक है. लेट्स से अब आपको पैसे कमाना है या आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है. ओके, और बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और मैं इस एग्जांपल से तेको ये समझाऊंगा कि कैसे करना चाहिए. ओके, लेट्स कॉल इट राजमा चावल एग्जांपल. ठीक है. ओके, मेरा फेवरेट फूड है राजमा चावल, तो चल उसी का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि तू एक टियर 2 टियर 3 टियर 1 कहीं भी रहता है, और तेरे आसपास एक मार्केट है या कॉर्पोरेट हब है या जो भी है, और तू देख रहा है कि लोग लंच में बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, नीचे आके लंच खाते हैं. राजमा चावल इज अ वेरी गुड फूड. ठीक है, और तेरे को खाना बनाने का शौक है, या तेरे पास तेरे घर में या तेरी मदर या तेरी सिस्टर या वाइफ या कुछ भी जो राजमा चावल बहुत अच्छा बना सकती है, या अगर वो भी नहीं है, तेरे को एक दोस्त मिल गया जो राजमा चावल बहुत अच्छा बना सकता है. तो अब तुम क्यों लंबा सोच रहे हो? तुम सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए राजमा चावल का बिजनेस शुरू करो. ओके, अब राजमा चावल बिजनेस शुरू करने के लिए 2 अप्रोचेस हैं. एक सही अप्रोच मेरे हिसाब से, और एक गलत अप्रोच मेरे हिसाब से. पर ये अप्रोच उसके लिए जिसके पास पैसे नहीं है. ठीक है, जिसके पास पैसे हैं वो जो मर्जी करना चाहे कर सकता है एक्सपेरिमेंट. जिसके पास पैसे नहीं है, जो बूटस्ट्रैप्ड है, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं, तो लेट्स से हमारे पास सिर्फ हमने 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, तूने और मैंने, आज पार्टनर्स मिलके. तू बहुत अच्छे राजमा चावल बनाता है, मैं बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकता हूँ. ठीक है. हमें लोगों ने सलाह दी है, वे काम करो, आप ना बड़ी सी पहले दुकान खोलो, उस दुकान में अच्छा सा बोर्ड लगाओ, उस दुकान की फ्लायर बांटो, मार्केटिंग करो, स्टॉक रखो, और राजमा चावल बेचना शुरू करो. मेरे हिसाब से सबसे गलत अप्रोच है. पूछो क्यों? आप सबसे पहले 20, 25, 30, 50 हजार रुपए महीने की दुकान रेंट पे लोगे, थोड़ा सा इंटीरियर कराओगे, बोर्ड लगाओगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे, 100 चीजें करोगे, आपका 5 लाख रुपए तो उसी में लग जाएगा, और आपका 25-30 हजार रुपए महीने का मीटर शुरू हो जाएगा. तो आप सबसे पहले तो इसी टेंशन में आ जाओगे कि यार मेरे को अपनी दुकान पे फुटफॉल लाना है या मेरे को खर्चा निकालना है. सही बात. इस काम को मैं कैसे करता? मैं सबसे पहले राजमा चावल की रेडी लगाता, छोटी सी. ठीक है, या वैन में डिग्गी में उसको बेचता. खर्चा क्या आया? ऑलमोस्ट 0. बिल्कुल. ठीक है. या फिर मैं 10 लड़के हायर करता, इंटर्न्स या कुछ भी, 5-5 हजार रुपए महीने के, जिनका काम ही होता कि राजमा चावल हैंड डिलीवर करके लोगों को देने. अब मार्केटिंग कैसे करता? सैम्पलिंग से. मैं ये नहीं बोलता कि आओ मेरे राजमा चावल खाओ, मैं छोटी छोटी डब्बियां बनाता अपने राजमा चावल की, 3 स्पून वाली या 4 स्पून वाली. उन डब्बियों के ऊपर स्टिकर लगाता कि यार टू प्लेस योर ऑर्डर स्कैन दिस QR कोड इफ यू लाइक द राजमा चावल. अब वो बन रहा है मेरे घर पे क्लाउड किचन में, डजंट मैटर. अब सोच, अगर मैंने 10 लड़के एक कॉर्पोरेट हब में लगा दिए, उनको सिर्फ रोज 100 डब्बियां देके राजमा चावल की कि जा इनको बांट, क्या तेरा धंधा नहीं चलेगा? चलेगा. प्रोडक्ट अच्छा तो चलेगा, 100% चलेगा. प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. प्रोडक्ट भी अच्छा हो गया, आपने एक्सपीरियंस भी करा दिया, QR कोड भी दे दिया, डिस्काउंट भी दे दिया, अब बाय हैंड डिलीवर भी कर दिया. अब जब 6 महीने आपके ऑर्डर स्टेबल हो गए, आपके पास कस्टमर डेटा आ गया, अब आप राजमा चावल की दुकान खोलो, जो मर्जी खोलो, वो चलनी ही चलनी. और आपका खर्चा कितना आया? हार्डली. तो आपका 3 लाख में वो काम भी हो गया. द मॉरल ऑफ द स्टोरी बीइंग कि लोग सोचते हैं धंधा करने के लिए ताम झाम बहुत जरूरी है. धंधा करने के लिए ताम झाम जरूरी नहीं है. धंधा करने के लिए सबसे जरूरी है प्रोडक्ट मार्केट फिट, सबसे जरूरी है सेल्स, सबसे जरूरी है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बनाओ, उसकी थोड़ी बहुत सेल्स करो, उसका PMF निकालो, फिर स्केल करो. तो ये राजमा चावल एग्जांपल अगर लोग समझ जाएं तो सबके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड वही अगेन आपकी थिंकिंग वहीं पे है कि पहले छोटा करो, बड़ा सोचो बट छोटा करो, फिर एक बाय स्टेप करके बड़ा करो. करेक्ट. बहुत कम लोग हैं जो शुरू में बहुत बड़ा करते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है.
मोस्टली उनको आता है जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है सस्टेन करने के लिए. जिनके पास कैपिटल नहीं होता वो बंद हो जाते हैं. How do you get into a winner's mindset where हाँ. you're not scared of opinions of people or like fear of loss? ओके यार, आई बिलीव दैट डर इसलिए नहीं है मुझे, या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत यंग एज में मेरे को कुछ चीज़ें समझ आ गई थी लाइफ में. थोड़ी मैंने ट्रेजेडीज भी देखी, थोड़े लव्ड वंस लूज भी हुए, डेथ्स भी देखी, बहुत कुछ हुआ. तो कुछ चीज़ें समझ आ गई. पहला, लिविंग इन द प्रेजेंट. और ये हर कोई बोलता है, राइट, कि ना आप अपने पास्ट को ना आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो. तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अब आपको वो जॉब देगा नहीं देगा, होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. बट व्हाट कैन यू कंट्रोल? योर माइंडसेट और योर एटीट्यूड. यू बी योर बेस्ट. तो कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो. फियर ऑफ लॉस जो है ना, FOL, जैसे आप फियर ऑफ लॉस में होते हो, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन लूजिंग. इट इज द सेम थिंग. आप जिस चीज का फियर रखोगे, आपका फोकस उस पर चले जाएगा. बच्चों को बोलते हैं ना कितनी बारी, बेटा गिरना मत गिरना मत गिरना मत गिरना मत. साइकिल चलाते हैं वो गिर जाते हैं. यही आप चेंज करके बोलो, बेटा साइकिल चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, वो गिरेगा नहीं, चलाता रहेगा. इट इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ एनर्जीज और द काइंड ऑफ मेंटल थॉट्स दैट यू हैव. अगर आप फियर में रहोगे तो आप वैसे भी लूज करोगे लाइफ में. इफ यू, यार अगर आप उस मेंटालिटी में रहोगे ना कि आई हैव गॉट नथिंग टू लूज. देखो, जो लोग लाइफ में, जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जो लोग लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, या जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, जो अमीर बनना चाह रहे हैं, जो भी, उनके पास तो वैसे खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको तो वैसी इस बात का डर नहीं होना चाहिए. और जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो लाइफ में एक अपनी सेफ्टी नेट बना लें, एक FD कर लें, एक इन्वेस्टमेंट्स कर लें कि यार इससे नीचे मैं कभी नहीं जाऊँगा. उनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है. तो अगर आप अपने आप को स्ट्रक्चर इस तरह से कर लो दैट यू आर लिविंग इन योर प्रेजेंट, लाइफ में जो होगा अच्छे के लिए होगा. आज आपका इंटरव्यू क्रैक हो तो अच्छे के लिए हो, नहीं हो तो अच्छे के लिए ना हो. जो होगा अच्छे के लिए होगा. अगर आपने वो सोच लिया ना, ग्रेट. तो अगर आप अपनी लाइफ इस फियर में जी रहे हो कि यार मेरे साथ कल क्या होगा, या मेरे साथ अगले घंटे में क्या होगा, या सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो आपकी लाइफ वैसे भी इंजॉयबल नहीं है. यू नो, लोग कहते हैं ना कि आप मरने के बाद हेल में जाओगे, हेवन में जाओगे. मैं उसमें मानता ही नहीं. मेरे हिसाब से हेवन एंड हेल दोनों यही हैं. आप जो रोज जी रहे हो वो ही आपके लिए हेवन है या हेल है. तो अब आपको अपनी लाइफ किस माइंडसेट में जीनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं इस माइंडसेट में जीता हूं कि यार ये पल फिर नहीं आएगा. जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूं, आई एम कंट्रोलिंग. मेरे को तेरे से क्या बात करनी है, दैट्स अंडर माई कंट्रोल. अब तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो सोच के मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं स्टार्ट में भी आपको बोल रहा था मैं कि आपकी जो पर्सनालिटी मुझे ये लैकिंग लगती है, जो मुझे सीखनी है. आई थिंक आई एम अ गुड सेल्समैन, बट आई स्टिल थिंक आई एम नॉट अ एब्सोल्यूट अमेजिंग पर्सन. जैसे भाई और 22 23 24 आई एम 36. हाँ, हमें 12 साल का फर्क है. हाँ, ठीक है. तो अगर 24 साल वाले आकाश से मिल लेगा तो आई थिंक तो उससे बात भी नहीं करेगा. तो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही मैं ऐसा हूं यार. मैं 4 साल पहले बहुत अलग था, उससे 4 साल पहले बहुत अलग था, उससे 4 साल पहले बहुत अलग था. तो ऐसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे पर्सनालिटी बदलती है. राइट. तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इवॉल्व होते हो. राइट. आप अपनी लाइफ में बेटर होते जाते हो विद योर एक्सपीरियंसेस, विद योर पीपल, विद योर सराउंडिंग्स, विद योर लर्निंग्स. जी. तो ऐसा नहीं है मैं शुरू से रॉकस्टार सेल्समैन हूँ या मेरे को कंटेंट शुरू से आता है. नहीं, पर्सनालिटी थी, बट उसको डेवलप करना पड़ा. सही बात. सीखना पड़ा, देखना पड़ा, प्रैक्टिस करनी पड़ी. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. करेक्ट. तो आपको लाइफ में जो भी करना है, आपने जब वो आइडेंटिफाई कर लिया, प्रैक्टिस करो यार. अपनी तलवार रोज घिस घिस के उसको शार्प बनाते रहो. दैट्स द वे टू डू इट. एंड आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं आयुष. लोग आज के सक्सेसफुल लोगों को देख के खुद डिप्रेस हो जाते हैं. सही बात है. यही मैं आपको एक बार मैं बताता हूँ, बोलना चाह रहा था कि मैं भी करता था ये. अभी करता था, मतलब एकदम 2 हफ्ते पहले भी करता था. अभी मैं यूरोप ट्रिप गया, अभी लिटरली 4 दिन पहले आया हूँ वापस. एंड मैंने यूरोप में यही देखा कि जो मेरे दोस्त लोग वहाँ पे हैं, जो मेरी कलीग्स जिनसे मैं रैंडम लोगों से मिला, देयर लाइफ इज़ डिफिकल्ट इज़ बट इन माई डेफिनेशन. उनके में हो ना हो, मेरे लिए डिफिकल्ट है. एंड आई रियलाइज कि यार आप हमेशा अपने से बेहतर लोगों को अपने आप से कंपेयर करते हो, या आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स और आई डोंट नो व्हाटएवर. क्या कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं बनता है. आप पागल हो. ये भी तो देखो कि आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में हो, आपसे नीचे किस स्टेज की लाइफ में, आप उनको देखोगे तो आपको अच्छा लगता है. एक कंपैरिजन बायस टुवर्ड्स द So that is the problem. People should not compare. People should get inspired. जी. People should also compare, but apple to apple.
अब इसका मतलब क्या है? हम्म आज के जेफ बेजोस से आप इंस्पिरेशन लो कि वाह यार, सच अ ग्रेट मैन, सच अ नाइस मैन, सच अ सक्सेसफुल मैन, मुझे भी ऐसा बनना है। ग्रेट। अब लेट्स से मैं 25 साल का हूं, तो आप प्लीज इंटरनेट पे जाके 25 साल की उम्र में जेफ क्या कर रहे थे वो खोलो, ठीक है? और तब अगर आपको लगता है कि 25 साल की उम्र में जेफ आपसे बेटर थे, तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होना चाहिए और उस डिमोटिवेशन को अपनी एनर्जी में चेंज करके कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहिए। पर अगर आपको यहाँ वहां ये, और मोस्टली को यही दिखेगा कि यार 25 साल में जेफ भी वही कर रहा था जो आज मैं कर रहा हूं, तो मैं सही हूं, तो मुझे उससे सीखना चाहिए। That's what people should do. People should not compare themselves with that person. They should get inspired from that person, but compare themselves from that person whose age or what that person was doing at their age. कि उस सेम उम्र में वो इंसान क्या कर रहा था। ये तरीका है अपने आप को राइट कंपैरिजन करने का। बहुत सिंपल है यार, जेलसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है, वो शर्मा जी का बेटा वाला एग्जांपल है ना, कि तुम्हें जिससे जेलसी हो रही है, तुम देखो कि उसने शुरुआत कैसे करी, उसकी शुरुआत को पकड़ो, उसके अंत को मत पकड़ो, या उसके सक्सेस को मत पकड़ो, उसकी शुरुआत को पकड़ो। वेयर डिड ही स्टार्ट और वेयर डिड शी स्टार्ट फ्रॉम। उसके इंस्टा पे जाके उसके सबसे, कोई क्रिएटर है, उसके इंस्टा पे जाके उसके सबसे पहले वीडियो देखो। बेला वीटा के यूट्यूब पे जाके बेला वीटा के 4 साल पुराने वीडियो देखो। आप बोलोगे भाई ये कैसे बन गया कि ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे होगी, इसको तो कंटेंट बनाना नहीं आता था। So don't get demotivated or distracted by looking at a person's success. छोटा भी है तो भी क्या हो गया यार? And I think यहाँ पे भी कोई mentorship वाला गैप भी आता है। I think हमें जो हमारे अपब्रिंगिंग में सब सिखाया नहीं जाता है, and we can't blame our parents, उनकी सिचुएशन लगती, बट एक mentorship का जो एलिमेंट है, हम लाइक पर्सनली अगर मैं अपने सर्कल में देखूँ, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, बट डू यू थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर मेंटोर जिसके पास आप रेगुलरली जा सकते हो? आपके लाइफ में कैसा मेंटरशिप का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में एक गुरु होना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल गुरु भी और एक फिजिकल गुरु भी, जो आप जैसा बनना चाहते हो, और आप डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके के लोग बनना चाहते हो ना यार। करेक्ट। तो आप डिफरेंट स्टेजेस में अपने गुरुज चेंज भी कर सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने मेंटरशिप अपनी लाइफ में ली है, पर आज उनको मेंटरशिप मैं दे रहा हूं। ओके एग्जाम्पल, मेरे जॉब या मेरे करियर में मेरे 2-3 बॉसेस ऐसे रहे हैं, 2-3 क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जिनको अब मैं गाइड कर रहा हूं कि चलो मैं उनको फंड कर देता हूं उनका धंधा बनाने के लिए, राइट? तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही फिजिकल गुरु के साथ पूरी लाइफ निकालो। आपके मेंटर्स चेंज हो सकते हैं, आपसे जो जिस चीज में बेटर है आप उनसे वो चीज सीखो। आज मेरे को अगर वर्कआउट में बेटर होना है तो मैं 2 लोगों से अलग अलग ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, एक से मेंटल एक से फिजिकल। मैं अपने काम में अलग अलग लोगों से चीज़ें सीखता हूँ। मेरे को कुछ भी नया करना होता है, आज हम जो unicorn.ai बना रहे हैं उसमें तुम जैसे लोग, या तुझसे, तन्मय से, निखिल से, इन पीयूष बंसल से, या नितिन भैया जो अपने ऑफ बिजनेस के फाउंडर है, इन सबसे फंडिंग क्यों ली? पैसे थोड़ा चाहिए थे, इन सबसे फंडिंग इसलिए ली ताकि इनसे मैं फोन उठा के कभी भी कुछ भी पूछ सकूं जिस डोमेन की वो एक्सपर्ट है। तो लोगों को मेंटोर्स होने बहुत जरूरी है जिनसे वो सही सलाह ले सके। और मेंटोर का मतलब ये नहीं होता कि आप आकाश को अपना मेंटोर बना लो जो आपसे लाइफ में से 10 साल आगे हो, या आज कोई नया यूट्यूबर है या आज कोई नया कंटेंट क्रिएटर है, फॉर हिम यू माइट बी द रॉन्ग मेंटोर। फॉर हिम तेरी कंपनी में जो 2 साल से काम कर रहा है, ही इज द राइट मेंटोर। तो आप मेंटोर हमेशा वो चूज करो जो आपसे केवल 1 या 2 स्टेप आगे हो, और आप मेंटरशिप उसको दो जो आपसे केवल 1 या 2 स्टेप पीछे हो। क्योंकि जो आपसे 5 स्टेप आगे वो भूल चुका है कि वो आपके टाइम में क्या कर रहा था। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसकी सक्सेस स्टोरी उसके दिमाग में बहुत अलग बन चुकी है। मैं बेला वीटा बनाने के टाइम पे जिन दर्दों से निकला होऊंगा वो मैं भूल चुका हूं। सही बात है। तो मेरे को वो याद नहीं है ज्यादा। पर अभी जो 2 साल पुराना फाउंडर है, तू मुझसे बेला वीटा का 1 साल पहले का स्ट्रगल पूछेगा, मेरे को वो याद होगा। 6 साल पहले का शायद से नहीं याद हो। ट्रू। सो इसलिए लाइफ में मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेक मेंटरशिप फ्रॉम पीपल और ओनली 1 or 2 स्टेप्स अहेड ऑफ यू। अगर आप एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो तो आपके लिए सीनियर मैनेजर इज योर मेंटर, या सीनियर एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर इज नॉट योर मेंटर। वीपी हो या एवीपी हो तो वीपी इज योर मेंटर, नॉट अ सीएक्सओ।
एंड एक सवाल आता है कि व्हाट डू वी ऑफर देम, लाइक आपने फंडिंग के एग्जांपल दे रहे तो दे आर इन्वेस्टेड इन यू एज अ स्किन इन द गेम, बट फॉर अदर, ये तो बहुत ही टॉप लेवल एग्जांपल हो गया, नॉर्मल पीपल लाइक लेट्स से देयर टीम मेंबर्स और लाइक पीपल हु आर इन कॉलेज, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज जॉब कर रहे हैं, वो कैसे ढूंढेंगे एक मेंटर को और क्या ऑफर करेंगे, लाइक व्हाट कैन व्हाई वुड एनीबॉडी हेल्प देम? यार बड़ा उसका अच्छा क्वेश्चन आंसर है. लेट्स से मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और तू फर्स्ट जॉब के फर्स्ट ईयर में, तू परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता है बेला वीटा में और मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना है. अब मैंने unicorn.ai पे तेरे को अप्रोच किया और तेरे को 500 रुपये 1000 रुपये दे के सेशन बुक किया कि यार मेरे को मेंटरशिप दो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या तू मेरा फ्रेंड बन गया, मैंने मेंटरशिप ली. तो मैं तेरे को बस एक ही लाइन बोल सकता हूँ तेरे को जीतने के लिए, विच इज यार अभी मैं कुछ नहीं हूँ, आप कुछ कर रहे हो, बट आपसे सीखते मैं कुछ ना कुछ तो बनूंगा. बट मैं आपको भैया ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब आप लाइफ में मुझसे कुछ भी फेवर मांग लेना, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. तो लाइफ में अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी वक्त आपकी लिस्ट में 10 ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपको फेवर करना है, तो आप सक्सेसफुल हो. मतलब समझ गया? ये उल्टा है, फेवर लोगे तो ही दे पाओगे. सही बात है. तो हमेशा देनदार रहो. हमेशा आपकी किताब में 10-15 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको कभी भी फोन करके बोले मेरे को तेरे से ये काम करवाना और उसको मना ना कर पाओ, बिकॉज यू ओ देम वन. सो द मोर पीपल यू ओ इट टू, द मोर सक्सेसफुल यू आर. ट्रस्ट मी भाई, मेरी लाइफ में इतने सारे ऐसे लोग हैं जो आज मेरे को बोले कि आज ये काम कर दे, तो मैं पूछूंगा भी नहीं और मैं चुपचाप कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत फेवर लिए हुए हैं. I love it. So start owing it to people. लोगों के लिए देनदार बन जाओ कि यार मैंने उसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है. इसका मतलब आपने उनसे कुछ ना कुछ फेवर लिया होगा, तभी हैव टू गिव बैक द फेवर. मेरा इसका एक बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्जन है. मेरा ऐसा था कि मुझे किसी को भी रीच आउट करना है तो मुझे कुछ मिठाई बोलता हूँ, मिठाई लेके जाना है. कि अगर मैं देखूंगा कि आई रिमेंबर बहुत ही अर्ली डेज में पॉडकास्ट में नील ट्रबल आपको बता रहा था, एक क्रिएटर था वेदांत, आज बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मुझे बुलाना था. उसने ट्वीट डाला था आई वांट टू बी ऑन अ TEDx एज अ स्पीकर. मेरे पास TEDx का लाइसेंस था. मैंने उसको मेल कर दिया कि आई विल मेक यू अ स्पीकर एट द TEDx, बट मेरे पॉडकास्ट में आना पड़ेगा. तो उसने बोला भाई रिटर्न है ना, फेवर फॉर अ फेवर है यार, नाम फॉर नाम है, क्या दिक्कत है. बट मैं ऐसे सोचता हूँ कि आज ही देना पड़ेगा, अभी ही देना पड़ेगा. नहीं, तो वो लिमिट हो जाती है. नहीं, फेवर इज एन नो ब्याज ओपन खाता. दैट इज अ फेवर. आज तो मेरे लिए कुछ कर, और मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं तेरे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ. जब जो मन करेगा, मेरे लायक जो सेवा हो सकेगी मुझे बता दियो, आई विल बी हैप्पी टू डू इट. हिम्मत चाहिए बोलने के लिए. यार हिम्मत क्या, यही है. इट्स अ एज ओल्ड सेंटेंस ना कि चल आज मैं कुछ नहीं हूँ, कभी तो बनूंगा. सही बात है. जब बन जाऊंगा तब ले लियो भैया, पर अभी के लिए वहां पहुंचने के लिए कुछ दे दे. लव इट. तो दोनों तरीके से. आज जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, जो इंसान को आगे बढ़ना है, उसको ऐसे 15 लोग चाहिए अपनी लाइफ में हमेशा जिनको उसको फेवर देना हो. और आज जो इंसान एक लेवल पे पहुंचा हुआ है, उसकी जेब में हमेशा ऐसे 15 लोग होने चाहिए जिनसे उसको फेवर लेना हो. सही है. बस ये साइकिल आपकी चलती रहनी चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु आई कीप गिविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स, जिनसे मेरे को बहुत फेवर्स देने हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मेरे को फेवर देने. सही है. बहुत सही फंड है आपके. और बहुत ही रिवर्स करके आप उसको पॉजिटिव बनाते हो. ये जेनजी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, which is this beautiful term called imposter syndrome. Self doubt, imposter syndrome. Okay. कि अगर मैंने एक बहुत ही बढ़िया लाइन पढ़ी थी imposter syndrome पे भी, real imposters don't have imposter syndrome. मेरे को मतलब ही नहीं पता. imposter syndrome मतलब वो होता है कि आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे हो आप जीवन में, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो. मान लो आपने कंपनी बढ़ी, इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, उसके बाद भी एक आकाश तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है यार, क्या कर रहा है, मतलब कैसे ही कर रहा है, ऐसे आपका परसेप्शन है. आपको खुद भी लगता है यार क्या ही कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं कर रहा हूँ जीवन में, इवन आफ्टर अचीविंग सो मच. दैट्स लाइक योर इम्पोस्टर सिंड्रोम. एंड ये जेनजी में बहुत कॉमन होता है. जो इम्पोस्टर होता है उसको भी इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, जो इम्पोस्टर नहीं होता है उसको भी इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है. सेल्फ डाउट है बेसिकली. सेल्फ डाउट करते हो आप, आपने कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद भी अपने आप को डाउट करते रहते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है. एंड इसलिए अपने जेनजीज में इतना डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज दे डोंट रिस्पेक्ट देमसेल्फ. दे डोंट रिस्पेक्ट देमसेल्फ बिकॉज दे डोंट फील दे आर डूइंग एनीथिंग वर्दी. एंड की एक पैंडेमिक ऑफ वो चल रहा है. नहीं यार, उसका रूट कॉज मेरे हिसाब से सेल्फ डाउट का जो रूट कॉज है ना इस चीज का, दैट इज आई फील कंपैरिजन. आयुष, मेरे हिसाब से इसका सिर्फ कंपैरिजन है और कुछ भी नहीं है. कि आपको ये लगता है कि सामने वाले की इंस्टाग्राम स्टोरी देख के कि वो ज्यादा खुश है, जबकि लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि यार
आप इंस्टाग्राम स्टोरी कब डालते हो? On your best. 24 ऑन योर बेस्ट। Hmm. 24 घंटे में से एक बारी डालोगे, वो भी पूरा तामझाम बना के 6 बारी फोटो क्लिक करोगे, तब जाके एक अच्छी फोटो आएगी। एंड यू नो आई हेट दैट, बिकॉज पहले लोग ट्रैवल करते थे टू क्लिक फोटोज। नहीं, पहले क्या, पहले पीपल यूज्ड टू क्लिक फोटोज व्हाइल दे ट्रैवल। नाउ पीपल ट्रैवल टू ब्लडी क्लिक फोटोज। And that's so the imposter syndrome or the self-doubt is only coming in today's generation because they're comparing themselves to other people thinking their lives are better. And that should not be done. You have to seek within or you have to understand कि यार मुझे लाइफ में क्या क्या चाहिए enjoy करने के लिए, खुश रहने के लिए। और जो लोग आपको ये फील करा रहे हैं ना कि यार तो कुछ नहीं कर रहा, उनको काटो अपनी लाइफ से। उन्हीं के साथ चिल करो जो आपको खुश रखते हो, जिनके साथ चिल करके आपको खुशी मिलती हो। अगर आप वो कर रहे हो, आपकी लाइफ में डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। और भाई डिप्रेशन लग्जरी है, ये तो मैंने अभी पीछे पढ़ा भी था, कहीं पे सुना भी था, एंड आई बिलीव दैट डिप्रेशन इज अ लग्जरी। डिप्रेस सिर्फ वो लोग हो सकते हैं मेरे हिसाब से, एंड आई एम सॉरी इट माइट बी अ वेरी, हो सकता है बहुत हेट भी मिले, पर मुझे ऐसा लगता है डिप्रेस सिर्फ वो लोग हो सकते हैं जिनके पास डिप्रेस होने के पैसे हैं। भाई जिसके पास पैसे ही नहीं है घर बैठने के, एग्री, तो वो डिप्रेस कैसे होगा यार? उसको तो काम पे जाना है, काम करना है, पैसे कमाना है, घर चलाना है, बीवी बच्चे पालना है या परिवार पालना है, जो भी करना है, दैट कांट बी डिप्रेस्ड। निराश हो सकते हो, यू कैन बी सैड, बट आई थिंक द बेस्ट वे to lighten up your mood is by surrounding yourself with the right people, having those 2-3 very close friends जो आपको हमेशा सपोर्ट में रखें, खुश रखें। और कंपैरिजन बंद करो यार। लाइफ में कौन किस स्टेज पे क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या चीज खुशी देगी आप बस वो करो, कंपैरिजन मत करो। आपके दिमाग में कभी नहीं आता कि मैंने X में बेची कंपनी, इसने D2C कंपनी 5X में बेच दी, 10X में बेच दी? कभी भी नहीं यार। इनफैक्ट जिन लोगों के साथ हम चिल करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे 25 गुना 30 गुना ज्यादा वैल्यू में अपनी कंपनी बेची हुई है। कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हम सब साथ में चिल करते हैं। कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन किस बात को होना चाहिए? और उसका रीजन वही है ना आयुष, अगर मुझे पता है कि मेरे को महीने का इतना पैसा चाहिए ढंग के कपड़े पहनने के लिए, ढंग का परफ्यूम लगाने के लिए, ढंग की गाड़ी चलाने के लिए, ढंग का खाना खाने के लिए, और साल में 3-4 छुट्टियां लेने के लिए, ये मेरा लाइफस्टाइल है। अगर मेरे पास उस लायक पैसे हैं तो मैं खुश हूं। एक स्टूडेंट का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, यंग एंटरप्रेन्योर का बहुत डिफरेंट है, एक मैच्योर एडल्ट का बहुत डिफरेंट है, एक ओल्ड एज का बहुत डिफरेंट है। सबके पास अगर अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए वो फंड्स हैं, कोई कंपैरिजन कभी होगा ही नहीं। और अगर आप उस कमरे में बैठे हो जहां आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करना पड़ा, तो आप गलत कमरे में बैठे हो। या अगर सामने वाला आपको ये बोल रहा है, लेट्स से कि तू और मेरे में एज में फर्क है, कमाई में भी फर्क है, मुझे पता है कि तू, लेट्स से मुझे पता है तू आज एक लैम्बोर्गिनी नहीं अफोर्ड कर सकता, मुझे पता है तू आज एक बेंटले नहीं अफोर्ड कर सकता, लेट्स यू ड्राइव अ BMW, ओके, एंड आई ड्राइव अ बेंटले। पर मैं तेरे से ये बात कर रहा हूँ कि भाई बेंटले चला, बेंटले में देख तेरे को ये फील आएगी वो, और मुझे पता है दैट यू कैन नॉट फकिंग अफोर्ड अ बेंटले, पर मैं तेरे से अगर ऐसी बातें कर रहा हूँ, आई एम द रॉन्ग पर्सन टू ब्लडी चिल विद यू। और अगर तू बेंटले वाले की रील्स देख के मायूस हो रहा है, देन यू आर अ स्टूपिड गाय टू वॉच माय रील्स एनीवे। या फिर उसको देख के इंस्पायर हो जा कि चला कभी मैं बेंटले खरीदूंगा, उसके लिए मेहनत कर। बट आज बेंटले क्यों नहीं है, उसके लिए रोके क्या होगा? और लोग यहाँ पे अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं। लोग मेहनत नहीं करते, पर लोगों को वो गोल चाहिए। एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद द रॉन्ग पीपल। एंड इंडिया में ये भी है ना, पुलिंग डाउन कल्चर बहुत है। अगर कोई दूसरा अच्छा कर रहा है तो आपको लगता है यार मैं मेहनत कर नहीं रहा हूँ, इसी को नीचे ले आता हूँ। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज योर सराउंडिंग विद रॉन्ग पीपल। इट इज ऑल अबाउट द रॉन्ग पीपल भाई। आपको पुल डाउन वही कर सकता है जो आपके करीब हो। एक स्विच गेयर लूंगा मैं इन द सेम मेंटल टॉपिक ओनली। बहुत रीजन हो सकते हैं ये सब होने के, बट मैं ये इंक्लूडिंग मैं भी बोलूँगा मेरे में भी है ये प्रॉब्लम कि गिविंग अवे इज अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू लाइक कंट्रोल अपने पास रखना है। इक्विटी की अगर बात करते हैं, इक्विटी गिव अवे आपने बहुत बोली थी कि अगर कोई इक्विटी मांग रहा है एंड मेरे को इतना नंबर चाहिए और मेरे को इतनी इक्विटी नहीं चाहिए, तो मुझे क्या दिक्कत है, इक्विटी का मैं क्या करूँगा? वो कैसे, किस मेंटालिटी से आता है? लाइक अगेन भाई, ये पूरा पॉडकास्ट ही उसी पे बन चुका है मेरे ख्याल से। इट इज ऑल अबाउट योर ओन एक्सपेक्टेशन सेटिंग। एक्सपेक्टेशन। मेरे को पता था कि मेरे को मेरी लाइफ में इतना अमाउंट चाहिए जिससे मेरी लाइफ बहुत बढ़िया कट जाएगी, तो अब वो अमाउंट के लिए मेरे को XYZ इक्विटी जितनी मर्जी देनी पड़े डजंट मैटर, क्योंकि मेरा वो सेफ्टी नेट सिक्योर हो गया। और ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है यार।
आप क्या चाहोगे कि आप 100 रुपए की चीज के 100% के मालिक हो, या आप 1000 रुपए की चीज के 20% मालिक हो? 20%, 20%। 200। लोग ये नहीं समझ पाते। हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं मेरा 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 एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई इक्विटी मांग रहा है, हम लोग वुल्फ पैक लैब्स बना रहे हैं, हम लोग 15% इक्विटी लेते हैं, 50 लाख रुपए की फंडिंग करते हैं मिनिमम, बट हमें ये पता है जिन कंपनीज में एंटर करेंगे कंपनीज की 100% होंगी बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस। काफी फाउंडर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं इतनी इक्विटी नहीं दे सकता, मैं कम डाइल्यूट करके ज्यादा कैपिटल ले लूंगा। अरे तुम कैपिटल का क्या करोगे अगर तुम्हारे को डायरेक्शन ही नहीं होगी उस कैपिटल को यूज कैसे करना है? सही बात। I think that's where I succeeded. Ananta Capital also helped me with the right direction, not just capital. तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि इक्विटी मैं अपने पास रखूंगा या रखूंगी पर मेरा होना चाहिए, वो मोस्टली फेल होते हैं। आप देखो जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, आज टेस्ला की कितनी इक्विटी है मस्क के पास, या बेजोस के पास अमेज़न का कितना है? बहुत ही कम, बहुत ही कम, सिंगल डिजिट से भी कम। सिंगल डिजिट से भी कम। करेक्ट। इंडिया के एग्जांपल्स दे लो, जितने भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास भी सिंगल डिजिट है। पीयूष के पास ही 3% लेंस का पड़ रहा था। तो फिर वो फेल्ड थोड़ी ना है, वो तो सुपर सक्सेसफुल है। बहुत सही बात। $5 बिलियन की वैल्यूएशन कंपनी का अगर सिंगल डिजिट इक्विटी है, दैट्स क्रेजी। 0.001% क्लब में आ गए हो आप। तो लोग ये नहीं समझते। सो परफ्यूम को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है इंडियन ऑडियंस को परफ्यूम का अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट कि हमें अगर नहा के नहीं गए हैं तो हम परफ्यूम लगा देते हैं एंड दैट्स हाउ वी लुक फ्रेश। परफ्यूम में क्या होता है? परफ्यूम इज व्हाट, जैसे आप ड्रिंक बनाते हो या कुछ भी करते हो, परफ्यूम में होता है परफ्यूम ऑयल, उसके बाद उसमें अल्कोहल या उसके अंदर अलग सॉल्वेंट्स और स्टेबलाइजर्स, और इस चीज को मिक्स करके ब्लेंड करके परफ्यूम बनता है। तो जितनी ज्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा परफ्यूम लास्ट करेगा। ठीक है। तो ऊद परफॉर्म में सबसे ज्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होती है, आई थिंक 30-40%। उसके बाद ईडीपी, उसके बाद ईडीटी, इस तरह से अलग अलग होता है। तो अगर आप शॉप्स पे भी जाओगे और देखोगे परसेंटेज लिखा होता है, तो अगर आप देखोगे सेम परफ्यूम में उनका ईडीपी वेरिएंट भी होगा, उनका ईडीटी वेरिएंट भी होगा, बस उनकी फ्रेग्रेंस में थोड़ा सा फर्क होगा और लास्टिंग में। करेक्ट। तो ये आपके ऊपर आपने कितना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाना है, और इसकी पड़ के मतलब स्ट्रॉन्ग लगाना मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कितना लॉन्ग लास्टिंग लगाना है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, उतना महंगा होगा। समझ गया। और कोलोन में और डिओड्रेंट में और परफ्यूम में क्या फर्क होता है? यार परफ्यूम कोलोन वगैरह सब सेम होता है, बस कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है। डिओ विद स्प्रे हो जाता है, उसमें एरोसोल होता है, या नो गैस डिओ भी होते हैं। डिओ आप यूजुअली डिओ की लास्टिंग कम होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, और परफ्यूम की लास्टिंग ज्यादा होती है। और कोई फर्क नहीं चलते हैं। अगर गैस नो गैस भी है, अगर वो भी अल्कोहल एंड प्लस उसके अंदर ऑयल्स होते हैं, इसकी लास्टिंग का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है। अब जैसे बेलाविटा के भी परफ्यूम और डिओज आते हैं, सेम ही फ्रेग्रेंस का परफ्यूम है, सेम फ्रेग्रेंस की डिओ भी आता है, बट लास्टिंग इज डिफरेंट। तो डिओ आप लगाओ 1-2 घंटे फ्रेशनेस रहती है, ग्रेट। परफ्यूम आप लगाओ वो 8 से 10 घंटे चलता है, ये फर्क है। ठीक है। और एक इंडियन ऑडियंस को ये भी नहीं पता कि परफ्यूम लगाने का सही तरीका क्या है। लाइक मेरे को आधे लोग बोलते हैं कि यहाँ लगाओ, फिर ऐसे मिक्स करो, फिर ऐसे कान के नीचे लगाओ, कुछ बोलेंगे यहाँ पे अंडर आर्म्स के नीचे लगाओ और नेक। व्हाट इज द राइट वे? तो परफ्यूम लगाने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो जो हम परफ्यूम लगा के ऐसे ऐसे करते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। दिस इज द वर्स्ट थिंग टू डू। परफ्यूम के कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां आपको लगाना चाहिए। परफ्यूम का स्प्रे करने का तरीका, परफ्यूम लो, यहाँ स्प्रे करो, यहाँ स्प्रे करो, ठीक है, यहाँ स्प्रे करो, यहाँ स्प्रे करो। लड़कियां अगर स्कर्ट्स पहन रही हैं या स्किन दिख रही है तो अपने नीज के पीछे जो एरिया होता है वहां स्प्रे करो, और 2-3 स्प्रेज और, एक यहाँ और फाइनली यहाँ अपनी नेक के पीछे, जिसको नेप बोलते हैं, गर्दन। गर्दन पे स्प्रे करो पीछे, क्योंकि जब आप चल रहे हो तो आपकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस उड़ के आनी चाहिए। मैं हमेशा सोचता था कि कोई सामने से जा रहा है, उसकी परफ्यूम मुझे क्यों आ रही है। करेक्ट। तो परफ्यूम का काम यही होता है। तो जब आप इन पॉइंट्स पे स्प्रे करते हो, 1 2 3 4 5 6 7, जब आप यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करते हो, ग्रेट यार, दैट्स द वे। एंड इंडियन ऑडियंस की, इंडियन जो क्लाइमेट होता है उसके लिए किस टाइप के परफ्यूम यूज करने चाहिए? यार इंडियन ऑडियंस के लिए ना, हमारे क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी है, परफ्यूम बहुत जल्दी उड़ जाता है। एक्वेटिक परफ्यूम शाम को लगाने चाहिए, जैसे हमारा स्काई है वो शाम के लिए ज्यादा है, बट ऊद, हमारा गोल्ड ऊद है, व्हाइट ऊद है, डार्क ऊद है, ऊद बेस्ड परफ्यूम्स हमारे को दिन में ज्यादा लगाने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा लास्ट करते हैं। सो इंडियन वेदर के हिसाब से ऊद डज वेरी वेरी वेल। तभी अगर आप देखोगे तो मार्केट्स लाइक यूएई, अरब कंट्रीज, जहाँ भी ऊद बहुत चलता है। तो जहाँ भी ज्यादा गर्मी है वहां पे ऊद शुड बी यूज्ड। इतर नहीं, इतर क्या होता है फिर? यार इतर होता है प्योर, वो जो ऑयल नहीं आता जो परफ्यूम में लगा, उस ऑयल को अगर सीधा स्किन पे लगा लोगे उसको इतर बोलते हैं। पूरा ऑयल होता है वो पूरा ऑयल होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है।
इतर when mixed with certain solvents becomes a perfume. इसको ऐसे मान के चलो in simple language. तो इंडियन आर्टिस्ट को ऊद यूज करना चाहिए. ऊद यूज करना चाहिए. समझ गया. एंड एक राइट परफ्यूम सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? लोग बोलते हैं कि सुबह अलग लगाओ, रात को अलग लगाओ, सुबह वाइब्रेंट एनर्जेटिक लगाओ, रात को थोड़ा इंटीमेट लगाओ. क्या लॉजिक होता है? यार वो तुमने सिंपल कर दिया ना, हमारा नाम ही ऐसे. CEO मैन, पता है वो ऑफिस के लिए है, लड़कियों के लिए डेट परफ्यूम है, पता है कि शाम को डेट पे जाना है वो लगाओ. स्काई इवनिंग वेयर. तो जस्ट टू टेल यू कि लगाने या सिलेक्शन का तरीका क्या होता है कि आप अपना ओकेजन देखो. अगर आपको पता है किसी पार्टी में जाना है, सो यू वांट टू स्मेल अ बिट मोर फ्रेश या मोर. अगर रात की पार्टी है, इवनिंग की पार्टी है, तो फ्रेश स्मेल करो और वो आपको सूंघ के पता लग जाता है कि किस तरह से. ऑफिस में जाना, यू वांट टू स्मेल डोमिनेटिंग, तो वो थोड़ा सा मैनली या वुमेन के लिए थोड़ा सा डोमिनेटिंग परफ्यूम होना चाहिए. तो जहां पे आपने जाना है उस हिसाब से अपना परफ्यूम सेलेक्ट करो और वो आपको खुशबू सूंघ के पता लग जाता है. और ये बहुत सिंपल चीज है यार. आप जब कोई परफ्यूम स्मेल करते हो ना, आप उसको रिलेट कर पाते हो कि यार ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है. करेक्ट. और वो फ्रेग्रेंस सूंघ के आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये परफ्यूम आपको किस ओकेजन पे कहाँ लगाना चाहिए. एंड एक कॉन्ट्रैक्टर बिलीफ ये है कि आपके एक ही परफ्यूम होना चाहिए जो आप हर जगह लगा रहे हो, बिकॉज आपके वो कपड़ों में भी मिक्स हो जाए एंड देन इट बिकम्स लाइक योर परफ्यूम, इट बिकम्स अ रिकॉल. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप एक ही परफ्यूम हमेशा लगाओगे, आप उससे खुद ही बोर हो जाओगे. आप रोज सेम कपड़े पहनोगे, यू विल गेट बोर्ड. करेक्ट. इसलिए यू शुड ट्राई डिफरेंट परफ्यूम्स ऑन डिफरेंट ओकेजन एट डिफरेंट डेज. और अच्छा यार, यू शुड ऑलवेज कीप स्मेलिंग अ बिट डिफरेंट. सो आई थिंक दिस वाज आल्सो माय क्वेश्चन कि परफ्यूम लगाने का लाइक रीजन क्या होता है. अगेन जो लोग कहते हैं कि सिर्फ अगर नहा नहीं रहे हो तो पहन के चले जाओ. मोस्टली इंडियन का मैंने ये देखा, इंडियन मैन एंड इंडियन आर ऑल लाइक दैट. बट अभी यूरोप में गए थे तो वहाँ पे भी आप अलग अलग टाइप के परफ्यूम सुन रहे हो, विच इज वेरी लाइक इंटीमेट. रात को भी फ्रेशनेस फील आ रही है. करेक्ट. सो द मैसेज टू द ऑडियंस इज कि अलग अलग परफ्यूम आप यूज कर सकते हो. डिपेंड करता है, थोड़ा एफर्ट यहाँ पे भी डालो कि अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग डालो ताकि आप उनके साथ एक वन ऑन वन इमेज लगा सकते हो. दैट्स द लॉजिक. करेक्ट. तो ओकेजन के हिसाब से परफ्यूम लगाओ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यार ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहाया नहीं है तो परफ्यूम लगा के चले गए. ये सब बेकार की बातें होती हैं. परफ्यूम बहुत जरूरी इसलिए है, आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? ताकि जो आपको देख रहा है उसको अच्छा लगे. इसलिए अच्छा परफ्यूम क्यों लगाना चाहिए? ताकि जो आपके आसपास है वो आपको स्मेल कर रहा है. अब लेट्स से आप नहा लिए, आपसे गंदी स्मेल नहीं आ रही, वेरी गुड. पर आपसे अच्छी स्मेल भी नहीं आ रही तो मैं न्यूट्रल हूं. पर यही अगर आपसे अच्छी खुशबू आ रही होगी, आई विल स्टार्ट फीलिंग बेटर टुवर्ड्स यू. और वही तो है यार, लाइफ इज ऑल अबाउट पीपल फीलिंग बेटर अबाउट यू, टुवर्ड्स यू. अगर आपने वो फील करा दिया, ग्रेट. एंड 5 सेंसेस का जो अपना लॉजिक है, दिख अच्छे रहे हो, स्मेल भी अच्छी दे रहे हो. 5 सेंसेस यार. बोलना अच्छा है, आपने बोलना अच्छा है, आपको सुनना आना चाहिए, आपको स्मेल अच्छी करानी आनी चाहिए. एवरीथिंग इज द 5 सेंसेस. आपने अगर सामने वाले के 5 सेंसेस को केटर कर लिया, ही विल और शी विल लव यू एनीवे. एंड हम बचपन से इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो अब्यूज्ड बिकॉज ऑफ लाइक वाया परफ्यूम्स, ऑल्सो बिकॉज लाइक बचपन से मैं पर्सनली ऐड देख के आ रहा हूँ जहाँ पे एक लड़का होता है, उसकी 6 पैक्स होती है, वो नहाता नहीं है, वो परफ्यूम लगा देता है, वो बाहर खिड़की के देखता है और 100 लड़कियों की लाइन लगती है, सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं. ये क्या है, मतलब व्हाई इज दिस? कुछ नहीं यार, भेड़ चाल है. किसी एक कंपनी के किसी क्रिएटिव डायरेक्टर ने एक एड बना दिया और उसने दिखा दिया कि यार आप परफ्यूम लगाओ, लड़कियां भाग भाग के आएंगी, डीओ लगाओ, लड़कियां भाग भाग के आएंगी. उसके बाद सभी ने वो एड कॉपी करना शुरू कर दिया. हमने वो काम नहीं किया ऑब्वियसली. तो ये भेड़चाल है और ये एक बेचने का तरीका यार. ऐसे अब तो च्युइंगम का एड भी तो आता है ना कि च्युइंगम खाई और दांत चमकने लग गए. होता थोड़ी ना है. तो इस तरह से तो कुछ मर्जी एड बना लो. बट परफ्यूम का बेसिक मकसद, या हमने जिस तरह से परफ्यूम को पोर्ट्रे किया है, वो यही है कि यार इफ यू लुक नाइस, इफ यू स्मेल नाइस, इफ यू टॉक वेल, यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट पीपल. और अट्रैक्ट पीपल का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता यार, जिस तरह से एड्स में दिखाते हैं. अट्रैक्ट पीपल का मतलब है आप चाहे जॉब कर रहे हो, वहां पे अट्रैक्ट करो, बिजनेस मीटिंग है वहां पे अट्रैक्ट करो, नॉर्मली कहीं भी घूम रहे हो वहां पे अट्रैक्ट करो. इट इज अबाउट मेकिंग योर सराउंडिंग्स फील नाइस. एंड सेंसरी भाई, जो आप स्मेल करते हो आपका दिमाग भी वैसा चलता है. यू नो, लोग कूड़े के आसपास जाके ऐसे क्यों हो जाते हैं? करेक्ट. यू नो, इट्स जस्ट सेंसरी. अगर आप अच्छी खुशबू में हो तो आप वैसे भी फील गुड करोगे. एंड ये बिजनेस का वो भी देता है कि अगर कोई दूसरी बड़ी कंपनीज गलत करके ऐड करके कस्टमर ले रही है, और यहाँ पे जैसे आप आए और आपने एक सही मैसेज दिया, लाइक जितने बार मैं बेला बेटे के बारे में सुनता हूँ, मैंने ये सुना है कि यार एक मैसेजिंग, उन्होंने ऐसे मेरे मुंह पे नहीं बोला कि उन्होंने सही मैसेजिंग करी है या करी है, बट उन्होंने ये बोला कि मैसेजिंग इसकी यार स्मेल अच्छा करोगे, लोग की तरफ अच्छे जाओगे, तो वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है कहीं ना कहीं कि हम परफ्यूम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लगा रहे हैं, खुद के लिए भी लगा रहे हैं. एंड आई ऑल्सो रियलाइज दिस रिसेंटली, आई थिंक 6 months ago, मुझे थोड़ा शौक पड़ा कि अब चलो करना पड़ेगा, मीटिंग में जा रहे हैं तो मैंने परफ्यूम लगाओ, परफ्यूम खरीदो. मुझे जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हुए कि यार ये कौन सा परफ्यूम लगाया, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, दैट्स व्हेन यू फील कि ओ दिस इज द रियल इंपैक्ट ऑफ व्हाट यार. और आपको अगर कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि यार अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्पेक्स पहने, अच्छा परफ्यूम लगा रहा है, यू आर हैप्पी, नो? यस. साइनिंग ऑफ नोट फ्रॉम यू, काश कुछ. यार आयुष, all I would like to tell people who are watching this is कि यार
डोंट सेल्फ डाउट, Hmm. अपनी खुशियां पहचानो, आपको क्या चीज खुशी देती है, Hmm. सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल, कंपैरिजन करने बंद करो दूसरे लोगों से अपने आप को, इंस्पिरेशन लो और उनकी जर्नी में जाओ कि वो उस स्टेज पे क्या आते जिस स्टेज पे आप हो, एंड यार बी पॉजिटिव एंड लाइफ में एक मोटो बना लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ जो होगा अच्छे के लिए होगा, हाथ पैर चल रहे हैं, सांस आ रही है, खाना मिल रहा है, कपड़े अच्छे हैं, अच्छे लोगों के बीच में हो, और यार अच्छे लोगों के साथ होना, आपकी हैसियत या आपकी रिचनेस या आपकी वेल्थ डज नॉट डिसाइड कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। True. कितने ऐसे लोग हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है बट उनका फ्रेंड जोन बहुत अच्छा है, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं पर उनके पास दोस्ती नहीं है, और ऐसे ज़्यादा लोग हैं. ऐसे ज़्यादा लोग हैं। सो यू जस्ट सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल एंड स्टे हैप्पी, दैट्स ऑल आई लाइक टू टेल पीपल। थैंक यू सो मच आकाश, दिस वाज अ ब्रिलियंट पॉडकास्ट. आई थिंक एक अलग आपका रूप निकला, इसमें हमने बहुत ज़्यादा बिजनेस की बातें नहीं करी. आई होप वी कैन हेल्प पीपल है, व्हाई नॉट। थैंक्स आकाश. कूल आयुष, थैंक्स। ये पॉडकास्ट मेरे लिए पर्सनली भी बहुत वैल्यूएबल था, सो आई एम श्योर आपको भी ये बहुत पसंद आएगा. सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करो, पूरा देखो और अपने सवाल को इस कमेंट सेक्शन में डालो, सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट्स को अगले पॉडकास्ट में पूछ के आपके पास आंसर लेके आ पाऊँ, ताकि आपको बेटर आंसर्स मिले, जिसकी वजह से आप भी सक्सेसफुल हो पाएँ. और ऐसे पॉडकास्ट के लिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें.